नई शिक्षा नीति को आज पूरे 3 साल हो गए हैं लागू किए हुए। और सरकार का ये लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक जो है इसे पूरे देश में समान रूप से लागू कर दिया जाए। नई शिक्षा नीति की क्या खासियत है, इसको लेकर भारत सरकार ने जो है अलग अलग जो अग्रणी संस्थान है वहाँ पे अपने प्रतिनिधि भेजे हैं और उसको लेकर एक सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का लगातार आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त आईआईटी पटना के डायरेक्टर टीएन सिंह हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है उसकी क्या खासियत है। सर, सीधे शब्दों में अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहे कि नई शिक्षा नीति की क्या खासियत है, वो किस तरीके से छात्रों के लिए लाभदायक होगी, तो आप बताएं मुझे। जो शिक्षा नीति है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो मैंने जैसा बताया आपको पहले भी कि सबके लिए एफोर्डेबल है, एक्सेप्टेबल है, एडॉप्टेबल है, अकाउंटेबल है। तो ये सारा दायित्व जो है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में और भी अच्छा संबंध स्थापित करने का है। और एक नैसर्गिक, हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय है, अद्भुत है। तो उस नैसर्गिक जो अंदर उसके अंदर क्षमता है, उसको कैसे बाहर ले आ करके और उसके अंदर शार्पनेस पैदा की जाए, उसके अंदर चमक पैदा की जाए, जिससे कि वो आदमी उस क्षेत्र में कर पाए। जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया कि कोई आदमी कंप्यूटर साइंस चाहता है लेकिन उसको मिल गया मैकेनिकल, तो वो कंप्यूटर साइंस की भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और उसमें दक्षता हासिल करके एडमिशन तो लेगा मैकेनिकल में, लेकिन निकलेगा कंप्यूटर की डिग्री लेकर के। तो ये जो मल्टीपल टाइप ऑफ चेंजेज हैं, जिनके अंदर हम सारे लोग जो है मिल करके ऐसा प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी में जो नैसर्गिक गुण है उसके साथ साथ उसी से मिलती जुलती शिक्षा उसको दी जाए, जिसमें कि वो अपने को एक्सलेंस के रूप में स्थापित कर पाए। सर, अब तक जो था पूरे देश में जो स्नातक था, जो ग्रेजुएशन की बात हम कर रहे हैं, वो 3 साल का था। अब इसमें है कि 4 साल का किया गया है। 3 साल मैंडेटरी है, आप चौथे साल आप छोड़ सकते हैं। सर, एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी बंदा जो होता है किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, मास्टर होता है। इसमें क्या है कि साइंस का जो विद्यार्थी है वो आर्ट्स की ही पढ़ाई कर सकता है। तो आपको नहीं लगता सर कहीं ना कहीं ये खिचड़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक तरीके से एक लूपहोल्स होगा? इसमें कोई बाध्यता नहीं है किसी विद्यार्थी को। यदि उसकी रुचि है तो ले सकता है। हमने देखा आईआईटी में हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और फंक्शन करते हैं। उन्होंने अपने ग्रुप भी बनाए हैं संगीत के। तो वो नैसर्गिक रूप से उनके परिवार के साथ है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गायक होते हैं। तो इन सारी चीज़ों, ये जो विधा है 4 साल के इंजीनियरिंग करने के बाद विलुप्त न हो जाए, इसका ध्यान रखा गया है इसके अंदर। और किसी की अनिवार्यता नहीं है कि आपको आर्ट पढ़ना ही पड़ेगा इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो। आपके पास बहुत सारे चॉइस है, 10 चॉइस में से एक चॉइस कोई लेना है तो कोई ना कोई चीज़ उसके रुचि की मिल जाएगी, उसको पढ़ेगा उसमें, और रुचि का रहेगा तो कहीं से उसमें खिचड़ी नहीं बन सकती। सर, पिछले महीने जो था, जो एक बैठक हुई थी पटना में ही, उसमें बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति पहुंचे थे, एक दो को छोड़ के। सबने ये कहा था कि ये चूंकि अब साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, सेमेस्टर वाइज स्नातक का कोर्स होगा, तो एक तरफ जहां खर्च बढ़ेगा वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे पास मेन सोर्स है वो कम है। अभी सर, जैसे आप पटना विश्वविद्यालय से यूजी करते हैं तो 3 साल में मोटा मोटी आपको 4,000 की फीस देनी होती है, लेकिन अब ये फीस तिगुनी महंगी हो जाएगी। आपको क्या लगता है सर कि ये जो महंगा होना एक कॉन्सेप्ट है, क्या उसको लेकर जो है एनईपी जो है वो पॉपुलर हो पाएगा लोगों के बीच? देखिए, अभी जो व्यवस्था हो रही है उसमें हम लोगों ने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आईओटी की बात की। तो ये इसमें ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें विद्यार्थी को अपनी कॉपी लिखना नहीं पड़ेगा। वो ऑनलाइन सारा एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन इवैल्यूएशन होगा, और ये भी आएगा उसके अंदर कि एक प्रश्न पे विद्यार्थी ने कितना समय लगाया है, दूसरे पे कितना प्रयास किया है, तीसरे पे कितना प्रयास, ये सारा चीज़ डाटाबेस में आएगा। तो इसमें किसी तरह का खर्चा नहीं बढ़ना है, क्योंकि पेपरलेस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होगा। सर, एक आखिरी प्रश्न है कि शिक्षा का एक अर्थ रोजगार भी है। अगर जैसे हमने देखा है कि भारत में इतने प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुल गए कि अब उसके बारे में अवधारणा बन गई कि वहाँ से जो बंदा निकलता है वो सही तरीके से एक बिजली का भी काम नहीं कर सकता है। सरकार ने ये सब बातें अपने दिमाग में रखी, तब जाके इसको लागू किया है। आप क्या मानते हैं कि जब 2030 में पूरे देश में ये लागू हो जाएगा तो क्या ये रोजगार परक हो पाएगा? क्या ये जो बच्चे हैं जो जो यहाँ से पढ़ाई करके निकलेंगे वो कुछ भविष्य में योगदान दे पाएंगे? ऐसा है कि इसमें रोजगार तो आएगा,
अभी वर्तमान में मानिए हम लोगों ने पॉलिटेक्निक के अंदर बिहार के ड्रोन की शिक्षा दी है विद्यार्थियों को। वो खुद से ड्रोन बनाते हैं, खुद से उड़ाते हैं, कई जहाँ ट्रेनिंग हम लोगों ने दी। आज देश में केवल एविएशन सेक्टर में 10 लाख नौकरियां इंतजार कर रही हैं ड्रोन पायलट की, जो पायलट होना चाहिए। हमारे पास रिसोर्स नहीं है, ना पायलटिंग का कहीं ट्रेनिंग है, लेकिन धीरे धीरे उसमें हो रहा है। आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि ड्रोन हर क्षेत्र में आने वाला है। कृषि के क्षेत्र में भी आने वाला है, मेडिसिन के क्षेत्र में भी आने वाला है, सुरक्षा में भी। सुरक्षा में तो है ही है, ट्रैफिक कंट्रोल में है, हर जगह इसका यूज है। तो जब हर जगह उसका यूज है तो वो ड्रोन का जो पारंगत व्यक्ति होगा उसको मिलेगा। AI IoT की बात हो रही है। कल ऐसा समय आएगा कि दुकानदार भी AI IoT बेस जो है दुकान रखेगा, और उसके लिए वो एक एक्सपर्ट रखेगा रेदर देन कि सेल्समैन रखे। तो रोजगार तो बढ़ेगा ही। तो ये हमारे साथ IIT पटना के डायरेक्टर थे। हम कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है काफ़ी सोच विचार कर लोगों के बीच रखी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक जो है इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाए। एक सवाल इससे जुड़ी फीस को लेकर है, और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार का क्या इससे साधन हो पाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि जब ये योजना पूरी तरीके से पूरे देश में लागू हो जाएगी तो छात्र जो है जब वो UG PG करके निकलेंगे वो तो ना केवल वो अन्य विषयों के मास्टर होंगे बल्कि उनमें रोजगार सृजन की भी क्षमता होगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।